नमस्कार दोस्तों, 5 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वही की बातें। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हैं तो इंस्टाग्राम पे पूछिए, और कोई एकेडमिक डाउट्स हैं या मेरे द्वारा बनाई गई कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन दबा के। पहले न्यूज पे चलते हैं। राजनाथ सिंह मीट्स चाइनीज काउंटर पार्ट इन मॉस्को। इसके बारे में मैंने कल एक मीटिंग बनाई, ये वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन साइड है, इंडियन मीडिया में रिपोर्ट किया जाता है कि जो चाइनीज काउंटर पार्ट है, जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर है वही फेंगे, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ मिलना चाहते थे। हालांकि ग्लोबल टाइम्स में ये रिपोर्ट किया गया है कि वही फेंगे ने इस मीटिंग को इनिशिएट नहीं किया। जो अभी तक डिटेल्स निकल के आ रही मीटिंग की, उसमें यही पता चल रहा है कि उस मीटिंग में भी चाइना इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि हमने एग्रेशन किया है। ये मीटिंग किस बैकड्रॉप में हुई है? दिस इज हैपेंड ऑन द साइडलाइंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, जो कि मॉस्को में हुई है अभी रिसेंटली। ओके, इंडिया टाइम पे 9:30 के लगभग दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स आमने सामने बैठ के बात की, और इनका जो आप कह सकते हो जो डेलीगेशन था, डेलीगेशन में इनके जो एम्बेसडर्स हैं, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं आपके मॉस्को में, रशिया में, साथ साथ इंडिया के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी वहां पे पार्टिसिपेट किया। ये जो इवेंट हो रहा है इस समय पे रशिया में, इसमें तीन ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं बेसिकली। एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग इस समय पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। अगर आप बात करो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की अगर आप बात करते हो, तो ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अभी के लिए 9 मेंबर्स हैं। ये 9 मेंबर्स हैं अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स के फाउंडिंग मेंबर में 2 और कंट्रीज थी, एक थी तुर्कमेनिस्तान और एक थी यूक्रेन। यूक्रेन अभी भी इनफॉर्मल मेंबर की तरह काम कर रही। इनफैक्ट आप देखोगे कि तुर्कमेनिस्तान इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हालांकि तुर्कमेनिस्तान एक फाउंडिंग मेंबर रहा है, बस उसने सीआईएस के चार्टर को साइन नहीं किया तो एसोसिएट मेंबर हो गया। यूक्रेन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का फाउंडिंग मेंबर था, बाद में भी ये इसका मेंबर रहा, कंप्लीट मेंबर नहीं रहा, इसका एसोसिएशन रहा। लेकिन क्रीमिया को जब नेक्स्ट कर लिया रशिया ने, तो रशिया के यूक्रेन के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए, और उसके बाद यूक्रेन ने सीआईएस को पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो अभी के लिए सीआईएस में 9 नेशंस है। ठीक है, तो 9 नेशंस ये हो गए। एक एसोसिएट स्टेट हो गया तुर्कमेनिस्तान, और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं आपके सीआईएस के। कौन कौन? एक है आपका मंगोलिया और एक है आपका अफगानिस्तान। ये तो बात हो गई कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। अगर आपको शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बारे में जानना है, तो जो कल मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, और जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर है वेई फेंगे, वो जो रिक्वेस्ट है वो चाइना ने इनिशिएट नहीं करवाई, ये उनका वर्जन है। तो उस वीडियो में मैंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया है। आप मेरे चैनल में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट है वहां पे जाके देखिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। फिर अगर बात करें द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि 15 मई 1992 को बना था। इसको टाशकंट पैक्ट या टाशकंट ट्रीटी के थ्रू बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसमें कौन कौन है? अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट की बात करें दोस्तों, तो शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट में 8 मेंबर्स हैं। इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। कहा जा रहा है ईरान बहुत जल्दी ही शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट मेंबर बन जाएगा। 2017 में इंडिया ने एससीओ ज्वाइन किया था रशिया के कहने पे, और इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान की भी एंट्री करा दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये न्यूज आपको मदद देगी। फिर एक और हेडलाइन है कि भैया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो सिचुएशन है वो अभी भी बहुत टेंस है। ये किसने बोला है? तो हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने ने ये बात बोली है। ओके, अभी भी जो दोनों साइड्स पे जो आर्मी है एलएसी के, जो चाइनीज आर्मी है और इंडियन आर्मी है, वो बहुत तगड़े स्टैंड ऑफ में खड़े हैं। दोनों तरफ जो मिलिट्री बिल्डअप हुआ है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इंडियन आर्मी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि कोई भी यूनिलैटरल चेंज ना हो जाए स्टेटस को में। हालांकि अभी के लिए चाइना ने बहुत हद तक उस स्टेटस को
यूनिलैटरली चेंज कर दिया है, इंडिया पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। हर लेवल पे बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पे तो बातचीत चल ही रही है, और डिप्लोमेटिक लेवल पे अभी रिसेंटली, जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि कल ही राजनाथ सिंह जी और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर मिले हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। देखिए, जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थे, ये 6 नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स मिले थे और ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने एक प्लिया फाइल की, और इस प्लिया में बोला कि भैया ये जो आपका जी का एग्जाम है ना, जी का और एनईटी का, जी एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अभी इन एग्जामिनेशंस को आप आगे पोस्टपोन करिए, ठीक है। ये जो जी मेंस कराने की बातचीत बोली गई और एनईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के जो एग्जाम कराने की बातचीत करी गई, पैंडेमिक के दौरान ये एग्जाम कराना सही नहीं है, ऐसा बोला 6 नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स ने। लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी, 3 जज बेंच, उसमें जस्टिस अशोक भूषण लीड कर रहे थे, उन्होंने इस प्लिया को डिसमिस कर दिया। इस बेंच में जो 2 और जज थे वो थे जस्टिस बी आर गवई एंड कृष्ण मुरारी। उन्होंने बोला कि देखिए 17 अगस्त को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे चुका है, और उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया देखिए नीट और जी पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी एक प्लिया फाइल की थी आपके, किसने? 6 नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स ने उस प्लिया को भी ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब कि जी मेंस का एग्जाम जो कि ऑलरेडी चालू हो चुका है वो भी होगा, और ये जो नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है मेडिकल एंट्रेंस के लिए वो भी होगा। अब बस हम कुछ अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी वाले एग्जाम में लगभग 9.53 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, और नीट वाले एग्जाम में लगभग 16 लाख बच्चे बैठेंगे। भगवान से बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो पैंडेमिक है वो ना फैले। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर अगर इंडिया की कोविड टैली की बात की जाए तो 4 मिलियन केस हम क्रॉस कर चुके हैं। अगर बात करें दुनिया भर में कोविड 19 फैलने की, तो आप देखोगे यूएस में 6.253 मिलियन केसेस और ब्राजील में 4.047 मिलियन। हम भी 4 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। हमारे यहाँ जो डेथ टॉल है वो पहुंच चुका है लमसम 70,000, 69,634। यूएस में 18 लाख, सॉरी, ये 1.898 लाख डेथ हो चुकी है। ब्राजील में 1.247 लाख डेथ हो चुकी है। इंडिया में 69,634 डेथ्स। हालांकि जो इंडिया की डेथ की रिपोर्टिंग है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, खैर उसमें अभी नहीं जाते हैं। फ्राइडे को लगभग 80,938 कंफर्म्ड केसेस आए थे और 1,080 डेथ्स रिपोर्ट हुई थी। आप देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों में 80,000 इन्फेक्शंस रोज आ रहे हैं इंडिया में, और पिछले 7 दिनों में जो एवरेज बैठ रहा है डेली इन्फेक्शंस का इंडिया में वो अब तक का हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। एक और बात यहाँ पे बताई जा रही है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट का एक डाटा ये बताती है कि जितने टोटल टेस्ट हो रहे हैं इंडिया में उसमें केवल 38.65% ऑफ द टेस्ट RT-PCR से हो रहे हैं। तो मतलब कि अगर 100 टेस्ट हो रहे हैं तो उस 100 टेस्ट में 38.65% RT-PCR से हो रहे हैं। RT-PCR को एक्चुअली में थोड़ा ज्यादा रिलायबल बोला जाता है। RT-PCR के थ्रू जो टेस्ट कराए जाते हैं दे आर सेड टू बी मोर रिलायबल, जिसमें एक नसल स्वैब लिया जाता है, एक ओरल स्वैब लिया जाता है। यानी एक सिरिंज से, आपके सिरिंज तो नहीं होती, वो एक डंडी सी होती है, पॉइंटेड नहीं होती, ऐसा कुछ पेनफुल नहीं होती, बट हाँ वो आपके गले तक जाती है। जब उसको नाक में इंसर्ट किया जाता है तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो आपका नसल स्वैब आपके नाक के अंदर डाल के मुंह के पास तक लेके जाएंगे और आपके गले तक उस स्वैब को लेके जाएंगे, वहां से स्वैब उठाएंगे और उस स्वैब की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये वो तो है आपका RT-PCR टेस्ट। अभी RT-PCR टेस्ट को बहुत रिलायबल बोला जाता है, लेकिन ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है इसको इतना रिलायबल नहीं बोला जा रहा है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है इनमें हायर फॉल्स नेगेटिव रेट्स हैं, यानी जिनको कोरोना नहीं है कभी कभी ये रैपिड एंटीजन टेस्ट बोल देता है कि हाँ भाई इसको कोरोना है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जिनको कोरोना है उसको ये बोलता है कि इनको कोरोना नहीं है, जिसको कोरोना नहीं है उसको बोलता है कि कोरोना है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर बहुत समय से सवाल उठाया जा रहा है। तो एक्चुअल फिगर क्या है इंडिया में? ये 4 मिलियन सही है, गलत है? कितनी अप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग है, कितनी भी अप्रोप्रिएट जो ये रिपोर्टिंग है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो भैया अब समय ही बताएगा। अभी के लिए एक और न्यूज निकल के आ रही है। जो RT-PCR टेस्ट होता है, जिसको आप रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट भी बोलते हो, जिसमें कि भैया
आपके नसल स्वैप्स लिए जाते हैं, ओरल स्वैप्स लिए जाते हैं। इससे रिलेटेड एक और न्यूज निकल के आ रही है, कोविड X1, ये कोविड 19 की आरटीपीसीआर की टेस्ट किट है जिसको डेवलप किया है पुणे बेस्ड जेनपैथ डायग्नोस्टिक्स ने। और इस पुणे बेस्ड जेनपैथ डायग्नोस्टिक्स को अब ये अप्रूवल मिल चुका है कि भैया ये जो कोविड X1 टेस्ट किट को ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और इंडिया में बेच सकते हैं। इसको ये अप्रूवल मिला कहाँ से? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पुणे बेस्ड जीन पैथ डायग्नोस्टिक्स को कोविड X1 करके ये जो टेस्ट किट है इसको बनाने की परमिशन दे दी है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो है काजीरंगा सेट टू बी एक्सटेंडेड बाय 3053 हेक्टेयर्स। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है। आसाम गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि जो 884 स्क्वायर किलोमीटर का काजीरंगा नेशनल पार्क है इसमें आप 30.53 स्क्वायर किलोमीटर जोड़ दो। उसके साथ साथ जो टाइगर रिजर्व है काजीरंगा के पास, इसमें भी कुछ इलाका जोड़ा जाएगा। जो इलाका है वो आसाम की जो पास की 2 डिस्ट्रिक्ट है, नगांव डिस्ट्रिक्ट और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, उसमें से निकाल के जोड़ा जाएगा। ओके, अभी देखिए ये जो इलाका जोड़ा जा रहा है, द एडिशंस इंक्लूड इनरोचमेंट एविक्टेड एरियाज, यानी कि इन इलाकों में जो भी ट्राइबल्स वगैरह रहते थे, जो भी मैन ह्यूमन लाइफ थी उसको वहां से एविक्ट किया गया है। ठीक है, इनको सूटेबल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बोला जाता है। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क वाला इलाका है इसमें इन कुछ इलाकों को जोड़ दिया गया है। कहा जाता है कि इन इलाकों को कंसोलिडेट करने से ये जो वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं इसमें बेटर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर पाएंगे और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का जो निगेटिव इंटरेक्शंस होता है ना, जिसमें ह्यूमंस की भी जान जाती है और कभी कभी जानवरों को भी जान जाती है, इस तरीके के इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे इससे। ओके, फिर ये भी बोला जा रहा है कि द 3 एडिशंस, यानी कि ये जो आपके आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क है इसमें जो भी इलाका जोड़ा गया है आसपास का, तो 3 अलग अलग पॉकेट्स के इलाके जोड़े गए हैं, तो इसलिए बोला गया 3 एडिशंस। तो इससे जो कंसोलिडेटेड इलाका बन के सामने आता है उससे बहुत सारे हैबिटेट कॉरिडोर्स बनाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल इलाका है ना, इसकी कनेक्टिविटी ओरंग नेशनल पार्क से और नमीरी नेशनल पार्क से बढ़ जाएगी। अभी ओरंग नेशनल पार्क में भी वाइल्ड लाइफ है, नमीरी नेशनल पार्क में भी वाइल्ड लाइफ है, और इन दोनों पार्क की जो वाइल्ड लाइफ है उसको काजीरंगा नेशनल पार्क का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो कि कंटीजियस नेशनल पार्क्स बन जाएंगे जहां पे वाइल्ड लाइफ का जो मूवमेंट है वो और स्मूदन हो जाएगा और उनको एक बड़ा इलाका मिल जाएगा अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। ये मैप देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ओरंग नेशनल पार्क नजर आ रहा है और ओरंग नेशनल पार्क के पास ही आपका नामेरी नेशनल पार्क है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ओरंग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच से बहती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ओरंग नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरी साइड है, काजीरंगा नेशनल पार्क दूसरी साइड है। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रखिएगा, नमेरी नेशनल पार्क भी आसाम में, ओरंग नेशनल पार्क भी आसाम में, काजीरंगा नेशनल पार्क भी आसाम में। यह सवाल आएगा तो यही आएगा और कुछ नहीं आने वाला है। फिर आगे, मैसिव एफर्ट्स ऑन टू डाउस ऑयल टैंकर ब्लेस ऑफ श्रीलंका कोस्ट, इंडिया डिप्लॉयज वेसल्स टू डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। देखिए, एक एमटी न्यू डायमंड करके एक ऑब्वियसली बात है कॉमर्शियल व्हीकल है। इस कॉमर्शियल वेसल को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने चार्टर किया था। चार्टर करने का मतलब समझते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए एक वेसल को एक जगह से दूसरी जगह बुक कराना पड़ता है। खासकर ये जो ऑयल के वेसल्स होते हैं ना दोस्तों, इसमें बल्क क्वांटिटी में ऑयल सेव होता है। तो ऑब्वियस बात है इस बल्क क्वांटिटी के ऑयल को एक लंबे डिस्टेंस के लिए चार्टर करना है तो कोई एक बड़ी कंपनी चार्टर करती है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अक्सर कर ऐसे बड़े बड़े वेसल्स को चार्टर करती है। कहां से चार्टर किया गया था? तो कुवैत से तेल भर के ये पारादीप कोस्ट ऑफ उड़ीसा तक तेल को लेके आ रहा था। इसमें आग कब लग गई? आग लग गई जब ये 35 नॉटिकल माइल दूर था श्रीलंका के साउथ ईस्ट कोस्ट पे। ओके, तो आप देखो ये रहा इंडिया, यहाँ है आपका श्रीलंका, इसको उड़ीसा आना है और श्रीलंका के साउथ ईस्ट कोस्ट पे कहीं यहाँ पे इस वेसल में आग लग गई, इसको इस तरीके से यहाँ तक जाना था। तो इस आग को बुझाने में मेजर एफर्ट्स हैं, श्रीलंका भी इसमें इन्वॉल्व है और इंडिया की नेवल वेसल्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। इस शिप का नाम क्या है? एमटी न्यू डायमंड। एक फिलिपिनो क्रू मेंबर यानी फिलीपींस का एक पर्सन डिप्लॉयड था इस शिप पे। अनफॉर्चुनेटली इसकी मौत हो गई है, 23 लोगों को बचा लिया गया। इसके इंजन रूम में एक एक्सप्लोजन हो गया था ऑल आग लगने की वजह से।
तो प्रॉब्लम्स काफी तगड़ी हो जाती हैं। इस ऑयल को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आग को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आग नहीं बुझी तो अंदर जितना भी तेल है और लगभग 2,70,000 मेट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल है, वो पूरा का पूरा इस समंदर में निकल जाएगा और काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पूरी की पूरी इकोलॉजी लोकल खराब कर सकता है ये क्वेश्चन की। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट के हेड में। फिर अगला, केरला टॉप्स इन केयर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम, ये टॉप 5 स्टेट्स निकले हैं। किस पैरामीटर में? वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन के पैरामीटर में। ये रिपोर्ट कौन लेके आया है भैया? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को निकाला है। क्या है इसका पूरा इंडेक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, द रिपोर्ट ऑल्सो डेवलप्ड अनदर इंडेक्स कॉल्ड यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी एंड एनवायरनमेंट इनेबलर्स दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड वेलबींग। चाइल्ड वेलबींग के लिए यहाँ पे इंडेक्स निकाला जा रहा है। ओके, इंडेक्स का नाम क्या है? यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स। तो एक है आपका यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स, एक है आपका यंग चाइल्ड एनवायरमेंटल इंडेक्स। ठीक है, ये जो रैंक बताई जा रही है, ये बताई जा रही है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स की, जिसमें जो बच्चे होते हैं उनके हेल्थ, न्यूट्रिशन और कॉग्निटिव ग्रोथ को नापा जाता है। इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी, स्टंटिंग और नेट अटेंडेंस एट द प्राइमरी स्कूल लेवल। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो याद रखिएगा। ये जो यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स है, सबसे पहले तो इस इंडेक्स का नाम याद रखिएगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। फिर लिख देता हूं, स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। ओके, और ये जो स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट है, इसको एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है मोबाइल क्रचेस, ये निकालता है। ओके, मोबाइल क्रचेस, CRECHES, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूं CRECHES। तो मोबाइल क्रचेस करके एक ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस रिपोर्ट को निकालता है। और इस मोबाइल क्रचेस को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? बैक एंड में बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन। ठीक है, बर्नार्ड BERNARD वैन VANLEER फाउंडेशन सपोर्ट करता है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, कौन सी रिपोर्ट को? स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? मोबाइल क्रचेस। इंडेक्स का नाम क्या है? यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स। ठीक है, इसने रिपोर्ट निकाली और स्टेट को रैंक किया। नंबर 1 पे कौन सा स्टेट आया? केरला, उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम, ये 5 स्टेट्स है। सबसे गंदा परफॉर्मेंस किसका है? एज एक्सपेक्टेड बिहार, फिर उत्तर प्रदेश। सबसे गंदे परफॉर्मेंस हर तरीके के हेल्थ इंडेक्स में यही होते हैं, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, टॉप पे केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सबसे बेकार बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम देगी। नेक्स्ट चलते हैं। यूएन एक्सपर्ट्स वॉइस कंसर्न्स ओवर हांगकांग सिक्योरिटी लॉ। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट ने चाइना को बोला है कि जो नया आप सिक्योरिटी लॉ लेके आए हैं, वो हांगकांग के रेजिडेंट्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। हांगकांग में इतना बवाल इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हांगकांग पहले इंग्लैंड के कंट्रोल में अंडर था, फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी थी। और इस फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी ने, ब्रिटेन ने इस हांगकांग को चाइना को जब दिया था, तो उस पर कुछ कंडीशंस लगाई गई थी। उन कंडीशंस को पूरी तरीके से यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट ने वायलेट कर दिया है। तो आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडी ने एक चिट्ठी लिखी चाइनीज गवर्नमेंट को, और ये बोला कि भैया, जिस तरीके की चीजें आप हांगकांग में कर रहे हैं, उससे हांगकांग की जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट होंगे। हांगकांग के जजेस और लॉयर्स की जो ताकत है, वहां पे जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो वायलेट होगा। हालांकि इस चीज को चाइना ने ऑब्वियस सी बात है बेकार बोल दिया है। चाइना ने बोला है कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में आप बिल्कुल भी इंटरफेरेंस मत करिए, आप चाइना को छोड़ दीजिए। देखिए, यहाँ पे चाइना's रिएक्शन लिखा हुआ है। सम पीपल रिगार्ड द फैक्ट्स एंड मैलिशली स्लैंडर चाइना's ह्यूमन राइट्स सिचुएशन, ओके, एंड क्रूडली इंटरफेरेंस इन चाइना's इंटरनल अफेयर्स। ये करना बंद कर दीजिए, साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है इन लोगों ने। फिर चलते हैं, अगला आर्टिकल है मैक्रोन डिफेंस ब्लास्फेमी डिक्राइज इस्लामिक सेपरेटिज्म। जो फ्रांस के आपके प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन,
इन्होंने क्या बोला है कि देखिए मैं अपनी कंट्री में किसी भी तरीके के इस्लामिक सेपरेटिज्म को आगे नहीं आने दूंगा। एक न्यूज़पेपर है दोस्तों, चार्ली हेब्डो। 2015 जनवरी में इस न्यूज़पेपर पे एक तगड़ा अटैक हुआ था। एक्चुअली ने इस न्यूज़पेपर ने प्रॉफिट मोहम्मद की कुछ ऐसी फोटोज पब्लिश कर दी थी जिसने इस्लामिक कम्युनिटी को पूरी तरीके से झकझोर दिया। तो इसके ऑफिस पे अटैक हुआ था उस समय पे। तो जो आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट है मिस्टर एमेनुअल मैक्रोन, इनका क्या बोलना है? इनका बोलना है कि देखिए फ्रांस में लोगों के पास राइट्स हैं, उनके पास चीजों की फ्रीडम है। तो उनके पास ये फ्रीडम है कि अगर वो किसी चीज में बिलीव करना चाहे वो बिलीव कर सकते हैं। उनके पास ये फ्रीडम है कि वो किसी चीज में ना बिलीव करना चाहे तो वो ना बिलीव करें। वहां पे लोगों के पास राइट टू ब्लास्फेमी है। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ इंसल्टिंग और शोइंग कंटेम्प्ट और लैक ऑफ रेवरेंस। यानी किसी भी रिलीजियस ग्रुप की तरफ, किसी भी सोशल ग्रुप की तरफ, किसी भी चीज की तरफ एक कंटेम्प्ट दिखाना, उसको इंसल्ट करना, इस चीज की आजादी है फ्रांस में। अब चाहे वो एक इस्लामिक ग्रुप हो, चाहे वो एक क्रिश्चियन ग्रुप हो, चाहे वो हिंदू ग्रुप हो, चाहे किसी भी धर्म का ग्रुप हो। तो इमैनुअल मैक्रोन ने बोला है कि जो जो भी फ्रांस का सिटीजन है उसको फ्रांस का ये जो राइट टू कमिट ब्लास्फेमी है इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी आप अगर आपके धर्म के अगेंस्ट में कुछ बोला जाए और आप इस तरीके का अटैक्स करो तो वो फ्रांस में अलाउ नहीं किया जा सकता, ऐसा इमैनुअल मैक्रोन का बोलना है। तो फ्रांस में राइट टू कमिट ब्लास्फेमी, ये वहां के सिटीजन्स को एक राइट दिया गया। आगे बात करते हैं, ग्रीस रिजेक्ट्स नाटो मीडिएशन। देखिए ग्रीस और टर्की के बीच में बवाल चल रहा है। किसको लेके बवाल चल रहा है? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में एजियन सी के आसपास बहुत सारे नेचुरल गैस और दूसरे रिसोर्सेस पाए गए। अभी उन रिसोर्सेस को ग्रीस भी चाहता है लेना, टर्की भी चाहता है लेना। तो यहाँ पे नाटो की तरफ से एक चीज आई कि चलिए हम टर्की और ग्रीस के बीच में कुछ मीडिएशन करते हैं। अभी प्रॉब्लम यह है कि टर्की ने अपने बहुत सारे सर्च एंड एक्सप्लोरेशन वेसल्स को वहां पे डिप्लॉय कर दिया है और ये बोला जा रहा है कि टर्की के बहुत सारे जो वेसल्स हैं वो ड्रिलिंग और खुदाई शुरू कर चुके हैं। तो ग्रीस ये बोल रहा है कि जब तक टर्की अपने इन वेसल्स को वापस नहीं खींचता तब तक हम किसी भी तरीके के मीडिएशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे टर्की ग्रीस के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि ग्रीस किसी भी चीज को ठीक तरीके से सॉल्व नहीं करना चाहता और लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। तो एक तरीके का वर्ड वॉर चल रहा है। वर्ड वॉर मतलब शब्दों का वॉर चल रहा है टर्की और ग्रीस के बीच में। और टर्की ग्रीस को बोल रहा है ये मीडिएशन नहीं करना चाहते हैं। ग्रीस बोल रहा है मीडिएशन तब होगा जब टर्की अपने वेसल्स को वापस खींच लेगा। तो ऑब्वियसली बात है टर्की और ग्रीस के बीच में एक मेजर जियोपॉलिटिकल और नेचुरल रिसोर्सेज को लेके एक लड़ाई सी छिड़ती हमको नजर आ रही है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये चीज आपको काम आएगी। तो आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देख ली है। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।